स्टार्ट करें। वेस्पर थ्योरी में हम लोग स्टेरिक नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। स्टेरिक नंबर 4 के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेरिक नंबर 5। तो अगर स्टेरिक नंबर 5 होगा तो इसके हिसाब से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। अरे हो गया, यहाँ सुनो। स्टेरिक नंबर 5 के हिसाब से सबसे पहला टाइप जो बनेगा, ये टाइप हमारा बनेगा, दैट इज कॉल्ड द AB5 का टाइप, जिसमें सभी के सभी बॉन्ड पेयर होंगे, एक भी लोन पेयर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं PCl5। तो PCl5 देखते ही इसको, जो P आपका फास्फोरस क्या है, आपका सेंट्रल एटम, तो A हो गया, और 5 यहाँ पे क्लोरीन एटम है, तो यहाँ क्या हो गया, B5 हो गया। इस तरीके से अब लोन पेयर इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए पहले आप इसका निकाल कर देखो स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर आपको आ गया 1/2, फास्फोरस के लिए 5, और ये 5 कितने हो गए, 5, और एटम भी टोटल 5 है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल एटम फास्फोरस के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे इस जनरल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर मैंने L लिखा ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर टाइप में तो स्टेरिक नंबर 5 के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये आता है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगा, लेकिन ये सब के लिए आएगा कॉमन। लेकिन जैसे हम शेप की बात करेंगे तो शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं, लोन पेयर नहीं देखते हैं। अब चूंकि इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो शेप भी इसका क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फास्फोरस पे यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl और यहाँ पे Cl, तो 3 आपके हो गए इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और एक Cl यहाँ पे बनेगा, दैट इज कॉल्ड यहाँ Cl और यहाँ पे Cl। तो ये तुम्हारा एक्सियल पोजीशन हो गया, और ये PCl5 का ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को ही बेसिकली शेप बोलते हैं। इसमें अगली जो पॉसिबिलिटी बनेगी, सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसका नाम होगा AB4 और L। द L स्टैंड फॉर द लोन पेयर। इसी को किताबों में E भी लिखता है, तो E से ज्यादा सुटेबल L रखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि L से पता चलेगा लोन पेयर। तो एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और एग्जाम्पल लिखते हैं SF4। तो सबसे पहले आप इस SF4 का निकाल के देखो स्टेरिक नंबर। SF4 देखते ही आपके दिमाग में बन रहा होगा कि AB4 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि 4 फ्लोरीन के एटम्स हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। अब लोन पेयर होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्टेरिक नंबर निकालना है। तो कैसे निकालते थे, हाफ लिख करके, ये जो आपका सेंट्रल एटम है उसका लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, और 4 फ्लोरीन हो गए, तो मोनोवैलेंट को ऐड करते हैं, तो 6 + 4 कितना हुआ, 5। तो 5 यहाँ पे नंबर आया, एटम सिर्फ 4 ही है, इसका मतलब है यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, AB4L का टाइप। इसका मतलब है सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होगा। स्ट्रक्चर सबका वही बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, चूंकि स्टेरिक नंबर 5 आ चुका है। लेकिन जब हम शेप की बात करेंगे तो सिर्फ बॉन्ड पेयर देखेंगे। तो फ्रेमिंग अगर देखें 5 के हिसाब से, फ्रेमिंग तो यही बनेगा, 3 इधर लगेंगे, 4 इधर और 5वां इधर। अब सवाल यह है कि 4 ये फ्लोरीन कहाँ पे लगेंगे, तो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और यहाँ पे लगेगा, इस पोजिशन पे। और ये वाला पोजिशन हम खाली छोड़ देंगे। आप इन तीनों में से किसी एक को खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखने में ठीक लगे इसलिए मैं इस वाले को छोड़ रहा हूँ। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर ये S, यहाँ पे ऐसे फ्लोरीन, यहाँ पे ऐसे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और ऐसे यहाँ पे फ्लोरीन, ये रहा। और इसके पास एक लोन पेयर होगा, क्योंकि हमारा L यहाँ पे आ रखा है, दिस। और इस शेप को बोलते हैं, ये जो आपने शेप, तो शेप को बोलते हैं सीसॉ शेप, इसका नाम है। या फिर इसी को NCERT में बोलता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन।
या फिर इसको बोलते हैं फोल्डेड स्क्वायर। इतना सारा इसका नाम है। सबसे ज्यादा फेमस नेम ये सुनने में आता है। ये लोन पेयर मैंने सिर्फ इस पे दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे एक लोन पेयर होगा, इन जो सराउंडिंग एटम्स है इन पे भी लोन पेयर बनेंगे। बट ये फॉर्मूला सिर्फ आपको सेंट्रल एटम पे लोन पेयर के बारे में जानकारी देगा कि कितने सारे लोन पेयर बनेंगे। स्टेरिक नंबर 5 के हिसाब से तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है जब ये 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाए। इसको मिटाए इस तरफ, हो गया ये कंप्लीट लेफ्ट। तो 3 के हिसाब से अगर हम देखें तो अब हमारा टाइप बनेगा जिसका नाम रहेगा AB3 और L2। मैंने पहले कहा किताबों में इसको E भी लिखता है, AB4E, E मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उससे अच्छा वर्ड क्या हो, L फॉर द लोन पेयर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिस्ट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो मुझे ज्यादा सुटेबल L ज्यादा लगता है ताकि तुरंत समझ में आ जाए। तो अगली पॉसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, 5 स्टेरिक नंबर हो और 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर ClF3 का, तो जैसे आपने ClF3 लिखा है तो जैसे आपने देखा इस Cl के लिए आपका A वर्ड आएगा और 3 फ्लोरीन के एटम लगे हुए तो आ गया AB3। अब इसमें L होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे, स्टेरिक नंबर। तो ये हो जाएगा 1/2 और सल्फर के लिए, फ्लोरीन के लिए कितना लेंगे आप, 7, और 3 फ्लोरीन और दिया हुआ है तो इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, कितना आ गया, ये देखो 5 आ गया। 5 आया, तुमने यहाँ सिर्फ 3 ही लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होंगे। इस तरीके से टाइप। अब समस्या यह है कि अब इस फ्लोरीन को कहाँ रखें, आपका 5-5 पोजीशन यहाँ पे रखने के लिए बना हुआ है, तो क्लोरीन तो आपका सेंटर में चला गया इस बार। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको फिल किया जाता है, क्योंकि वेस्पर थ्योरी में आपको स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करना है। स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एटम जितना दूर होंगे उतना अच्छा होगा। तो सोचिए कोई चीज 120 के एंगल पे, कोई 90 के एंगल पे, कोई 180 के एंगल पे, तो सबसे दूर कौन बनेगा, 180। इसका मतलब है सबसे पहले हम यहाँ पे और यहाँ रखेंगे, बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180। इसका मतलब है कि ClF3 के केस में फ्रेमिंग तो हमारी बन चुकी है, तो एक फ्लोरीन यहाँ पे रखेंगे और एक फ्लोरीन यहाँ रखेंगे, ताकि दोनों के बीच 180 का अगर एंगल होगा तो रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा, मिनिमम, क्योंकि वेस्पर थ्योरी का मेन पर्पस है रिपल्सन मिनिमाइज करना है हमको। अभी भी मेरे पास तीसरा फ्लोरीन बचा हुआ है, ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन देखने में अच्छा लगे उसके लिए जनरली किताबों में यहाँ लिखा जाता है ऐसे। और यहाँ पे मैंने आप लिखा 2 लोन पेयर भी होंगे, तो इस पे 2 लोन पेयर्स बनेंगे, दिस लोन पेयर, क्योंकि L2 लिखा गया है। आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7, फॉर्मल चार्ज 0, तो क्लोरीन पे कोई चार्जेस नहीं है, तो ये इसका टी शेप आ गया। NCERT में इसको टी शेप लिखा है, स्कूल में भी आप टी शेप लिखेंगे, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन हो टी शेप और अगर दूसरा ऑप्शन हो बेंड टी शेप, तो आंसर होगा बेंड टी शेप। तो लेटेस्ट इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, अब इसका आंसर बेंट टी शेप होता है, मतलब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है ऐसे। बट एनसीईआरटी इसको प्रेफर नहीं किया है क्लास 11th में, ठीक है ना। 12th में थोड़ा बहुत समझाया भी है जब पढ़ाया है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब ये दोनों ही हैलोजन्स है, क्लोरीन भी हैलोजन है और ये क्या, फ्लोरीन भी हैलोजन है। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इनको बोला जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखिएगा आप ऐसे, बेंड टी शेप इसका ज्यादा परफेक्ट आंसर है, बेंड टी शेप। अब मान लीजिए किसी ने क्या किया, इस फ्लोरीन को यहां पे नहीं दिखा करके यहां पे दिखा दिया इस जगह पर, तब भी इसका आंसर टी शेप ही होगा, बट आपको ये टी देखने में नहीं लगेगा। तो देखने में टी शेप लगे इसीलिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं, अदरवाइज ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये तीनों क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं, तो कहीं पे भी फ्लोरीन रखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर कोई फिगर ऐसे बना रहा है और फ्लोरीन यहाँ पे रख रहा है, फ्लोरीन यहाँ पे ऐसे फ्लोरीन रख रहा है, यहाँ पे ऐसे लोन पेयर यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, तो ये भी सही है फिगर है,
क्योंकि ये तीनों क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। या फिर कोई क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन रख रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन रख दिया, इधर छोड़ दिया लोन पेयर, इधर छोड़ दिया लोन पेयर, तो ये भी सही है। सो ऑल थ्री आर द इक्विवेलेंट शेप। ये आपको देखने में एक नहीं लग रहा होगा, बिकॉज द स्क्रीन इज ए 2 डायमेंशन, बट ऑल आर द टी शेप। तो तीनों सही है, ऑल थ्री आर करेक्ट। देखने में अच्छा पहला वाला लगता है, तो हम लोग फर्स्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। समझ में आ गया टाइप यहां पर। अब हमारा अगला टाइप क्या चलेगा, जब 2 बॉन्ड पेयर बने और 3 लोन पेयर बने। इसको मिटाएं इस तरफ, हो गया ये। अब हम स्टेरिक नंबर 5 के हिसाब से लेकर के आएंगे, जहां पे हमारा 2 बॉन्ड पेयर बने और 3 लोन पेयर बन जाए, ऐसा कोई एग्जांपल। तो ऐसे एग्जांपल में आप लेकर के आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल में लेके आइए XeF2 को लेकर के आइए, ज़ेनॉन फ्लोराइड को, डाइफ्लोराइड को। अगर आप इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2, और यहां क्या मिलेगा, ज़ेनॉन के लिए 8 लेंगे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, 2, कितना आया टोटल, 5। तो जैसे ही आपने लिखा XeF2, तो इसको देख करके आपने पहले लिख लिया AB2। अब L लिखना है कि नहीं लिखना है, वो स्टेरिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो अगर 5 है, इसका मतलब है 3 अभी भी मिसिंग चल रहा है, इसका मतलब ये L3 हो गया। तो टाइप हो गया AB2L3 या फिर AB2E3। समझ में आ गया। अब इसके हिसाब से स्टेरिक नंबर 5 है, तो फ्रेमिंग तो क्लियर है कि दोबारा फ्रेमिंग ऐसी ही बनने वाली है, यही फ्रेमिंग होगी इसकी। बट रखेंगे कहां पे, सबसे पहले रखेंगे जहां पर रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो। तो कहां रखिएगा, 180 के एंगल पर। इसका मतलब है कि XeF2 के शेप में आप यहां पे फ्लोरीन और यहां पे फ्लोरीन रखेंगे, और बाकी जगह पर ऐसे लोन पेयर्स बन जाएंगे, इसके 3 लोन पेयर्स। इसका मतलब है अगर कोई इसके शेप के बारे में बोलेगा तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द लीनियर शेप। हुआ क्लियर, समझ में आ गया कैसे सोचना है। तो स्टेरिक नंबर जब पहले क्या पढ़ाया था, 3 पढ़ाया था, तो 3 के लिए क्या आया था, ट्राइगोनल प्लानर। एक गायब हुआ तो एंगुलर शेप या तो वी शेप। जब स्टेरिक नंबर 4 पढ़ाए थे तो क्या आया था, टेट्राहेड्रल। जब चारों रहेगा, एक गायब हुआ तो पिरामिडल, एक और गायब हुआ तो एंगुलर शेप या तो वी शेप। जब स्टेरिक नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, तो अगर पांचों रहेगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक गायब हुआ तो सीसॉ शेप, एक और गायब कर देंगे तो टी शेप, एक और गायब कर दिया तो लीनियर शेप। अब एक और मत गायब कर दीजिएगा, तो 2 एटम का कौन सा शेप होगा, कम से कम 3 एटम होने चाहिए किसी भी शेप को डिजाइन करने में। हुआ क्लियर, समझ में आ गया। इतना ही अगर मान लो अभी तक पढ़ाया हो और आपसे कोई पूछे कि आप मुझे इसकी जानकारी दीजिए, और ये एग्जाम्पल है हमारा, एक रैंडम सवाल पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल है SOCl2, आप मुझे बताइए इसका शेप क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर टाइप मतलब ये AB के हिसाब से कौन सा टाइप होगा, और साथ में आप ये बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सब कुछ पढ़ा रखा है। बताइए इसका जवाब। ले, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है जी। किसको रखा आपने सेंटर में, इसको सेंटर में उसको रखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। कौन बनाता है, सल्फर। सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, तो ये आपका सेंटर पे कौन रहेगा, सल्फर। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है, इसको देखते ही कौन सा टाइप आ रहा है आपका, AB3 का टाइप। अभी L इसमें लिखेंगे, वो अभी आगे देखेंगे, तो खाली जगह छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अलग अलग के लिए अलग नहीं लिखना कि ABC2 नहीं, सबको मिला के AB3। एक एटम, दूसरा ये, टोटल 3 एटम्स हैं, तो AB3।
अब यहाँ पे एल होगा या फिर नहीं होगा, इसके लिए पहले इसका निकालेंगे स्टेरिक नंबर की वैल्यू। सो 1/2 सल्फर का 6, वी डोंट काउंट ऑक्सीजन, वी काउंट ओनली हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स। तो 6 + 2 कितना हो गया यहाँ पर, विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे एक एल होगा। और 4 के हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। बोलो समझ में आया। और 4 के हिसाब से एटम सिर्फ 3 ही है, तो शेप क्या बनेगा, पिरामिडल। और 4 के हिसाब से इस सल्फर का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3। हुआ क्लियर, समझ में आया कैसे सोचना है। ये समझ में आया आपको कैसे सोचते हैं यहां पर। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, I3+। बताइए, इतना ही में आपको जवाब देना है, जब 5 तक ही पढ़ाया आपको, 3, 4 और 5 पढ़ाया। I3+ का बताइए, और एक और बताइए I3-। I3+ में क्या करेंगे आप, एक आयोडीन बाकी छोड़ के 2 आयोडीन। तो एक आयोडीन कहां जाएगा, आपके सेंटर में जाएगा। तो एक आयोडीन अगर आपका सेंटर में चला गया, तो यहां से अगर आप देखो तो एक आयोडीन को छोड़ दें तो 1 और 2 बच गए, 2 आयोडीन, तो Ab2 का टाइप है। अब यहाँ पे लोन पेयर होगा कि नहीं होगा अभी देखते हैं। तो मैंने कहा एक आयोडीन के लिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप यहाँ पर, 7, और 2 बच गए, 2 आयोडीन, तो 7 और 2 कितने हो गए, 9, और एक प्लस है तो एक कम करना पड़ेगा, कितने आया यहाँ पर, 4। इसका मतलब है यहाँ पे L2 होगा। तो 4 के हिसाब से मात्र 2 ही बॉन्ड पेयर है, तो स्टेरिक नंबर 4 के हिसाब से हो गया। यहाँ पे इस आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। लेकिन 4 के हिसाब से आपने 2 ही बॉन्ड पेयर आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, मात्र ये दोनों। तो ये दोनों अगर बचेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वी शेप। इसका मतलब है इसका वी शेप होगा, या फिर इसी को हम बोलते हैं एंगुलर शेप। लेकिन कोई स्ट्रक्चर पूछेगा तो स्ट्रक्चर में हम लोग सब काउंट करते हैं, तो स्ट्रक्चर बोलेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका। समझ में आया आपको कैसे निकालते हैं। तो आप बताइए I3- का क्या होगा, ट्राइगोनल। तो इसको लेकर लिखेंगे हम लोग, पहले Ab2 तो लिख ही देंगे, ये खाली जगह छोड़ दिया। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर निकालेंगे तो 1/2, और यहाँ क्या होगा 7, 2 आयोडीन, 2 और 1 माइनस भी है, तो 1, कितने हो गए, 5। इसका मतलब यहाँ पे L3 होगा, और Ab2 L3, स्टेरिक नंबर 5 का मतलब इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3d होगा। और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो तो सब काउंट होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। लेकिन जब शेप की बात करेंगे तो मात्र 2 ही बॉन्ड पर, कहां लगाएंगे, ऊपर और एक नीचे, टू मिनिमाइज द स्टेरिक रिपल्सन। तो अगर कोई रीजन पूछेगा तो आप यही बोलेंगे आप। हुआ क्लियर। इसका मतलब है इसका जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर शेप। समझ में आ गया, स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन और रीजन सब। अब हम लोग अगले स्टेरिक नंबर पर चलते हैं, जिसका नंबर है स्टेरिक नंबर 5 खत्म हो गया, स्टेरिक नंबर 6। ये मिटा दे, इस तरफ हो गया सबका। तो अगर मान लीजिए स्टेरिक नंबर 6 है, तो स्टेरिक नंबर 6 से ये पहला पार्ट तो द पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, फिर भी उसको मेंशन कर देते हैं। ये टाइप हम बना रहे हैं AB6 का टाइप, और इसका एक कॉमन स्ट्रक्चर हम पहले लिख देते हैं, 4 + 2 6 होता है। इसका मतलब है ये आएगा आपका स्क्वायर
बाई पिरामिडल, और इसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 तो हम लोग जैसे एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ऑफ SF6, ये हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो अगर आप इसका स्टेरिक नंबर निकालिएगा तो आज 6 ही आ जाएगा। सल्फर का 6 और 6 हैलोजन्स, इसका मतलब है इसका टाइप है AB6 का टाइप है। इसका मतलब हो गया कि इसी सल्फर के ऊपर ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनता है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन में। ये 4 इस तरीके से फ्रेम हो गए, और एक यहां से फ्लोरीन जाएगा। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं इसका। तो एक फ्लोरीन यहां लगा और एक फ्लोरीन यहां लगा, इस तरह। कुछ नया नहीं पढ़ा आपने इसमें, वेस्पर से कोई खास यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। अब हम जब स्टेरिक नंबर बदलेंगे, मतलब स्टेरिक नंबर नहीं, टाइप बदलेंगे तो दिखेगा। अगला टाइप हम कौन सा लेके आएंगे? नेक्स्ट टाइप में हम लेके आना चाह रहे हैं, इसका होगा AB5 और L का टाइप, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ऐसा कोई एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ XeOF4 निकाल के देखो स्टेरिक नंबर की वैल्यू 1/2। जेनॉन के लिए कितना लोगे? 8। वी डोंट काउंट ऑक्सीजन, वी काउंट ओनली हैलोजन्स एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 दिख रहा है, कितने आ गए? 6। जबकि इन दोनों को मिला के एक ही लिखना है, तो हो गया टोटल 4 और 1 5 एटम। इसका मतलब ये हो गया AB पे 5, बट हमें चाहिए था 6, तो एक कम है, तो AB5L का टाइप है। इसका मतलब है सेंट्रल एटम जेनॉन के पास 1 लोन पेयर बनेगा। तो फ्रेमिंग में प्लेन पे 4 हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो मिसिंग यहां से बेसिकली इसको बिठाएं, इसको, ये वाला हो गया ये। तो इसके हिसाब से इसका शेप कैसा बनेगा? तो इसका जो शेप बनेगा उसमें जिनॉन को यहां रखना है, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, ये रहा 4 फ्लोरीन आपका, और फिर इसी के ऊपर डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर रहेगा 1 लोन पेयर, और इसकी आप कर लो फ्रेमिंग, ये रहा। तो ये डबल बॉन्ड यहां से ऐसे आ रहा है, क्लियर? यहां से तो स्क्वायर और ऊपर से एक O बना हुआ है, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल शेप। और ये सिंगल लोन पेयर ऑन द जेनॉन के ऊपर। तीसरा टाइप इसमें बनता है, इसका टाइप है AB4 पे L2, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, एंड द एग्जांपल इज XeF4। निकाल के देखो इसका स्टेरिक नंबर तुम्हारे पास आएगा जेनॉन 8 + 4 कितना हुआ? 6। इसको देख करके मेरा हो गया AB4 और 6 है तो L2। तो टाइप पकड़ना कितना आसान हो गया, किसी का भी टाइप आप लिख सकते हैं। उसके बाद जेनॉन सेंटर पे होगा और फ्लोरीन इस तरीके से बनाए जाते हैं इसमें, और ये आपका हो गया सब प्लेन पे होगा, ठीक। और यहां पे 1 लोन पेयर इसके पास, 1 लोन पेयर इसके पास। अब कोई बोलता है सर ऐसा क्यों नहीं करते कि सर 180 का यहां पे एक फ्लोरीन रखते हैं और पीछे में एक फ्लोरीन रख देते हैं, तो 180 का एंगल होगा तो काफी दूर हो गया, तो रिपल्सन तो मिनिमम हो जाएगा। चलो ठीक है, रख दिया। अब बाकी 2 कहां रखोगे फिर? सर बाकी 2 तो फिर यहां रखना पड़ेगा, एक यहां रखेंगे और एक यहां रखेंगे। अब सोचिए अगर यहां से फ्लोरीन, इसकी एंगल कितना बन गया? 90 का एंगल बन गया। तो अगर आप एक फ्लोरीन यहां पे और एक पीछे रखते हैं और बाकी 2 को यहां पे और यहां पे रखते हैं, तो इस फ्लोरीन एंगल कितना बन रहा है? 90 का एंगल। तो आपको तो एंगल क्या रखना है? मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना है। तो ये सबसे स्टैंडर्ड केस है, बिकॉज यहाँ कितना है? 180 का एंगल है, यहाँ भी कितना है? 180 का एंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना एंगल बड़ा होगा रिपल्सन उतना ही क्या होगा? मिनिमम होगा, और स्टेबिलिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वेस्पर थ्योरी इसी पर बेस्ड है। वेस्पर थ्योरी को हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको बस इतना मतलब है कि 3 टाइप की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लोन पेयर,
दो टाइप, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और उनके बीच होते हैं तीन टाइप के रिपल्सन, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। सब में रिपल्सन है, किसी में कहीं कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो मॉलिक्यूल ऐसी ज्योमेट्री अचीव करने की कोशिश करता है जिसमें वो अपने रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके, जीरो नहीं कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है। जीरो तब होगा जब टूट के अलग अलग हो जाए, सब चल जाए दूर पे, तो मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा। तो साथ रहना भी है और लड़ना भी है। रिपल्सन क्या है, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है और अलग भी नहीं हो रहा है, सब साथ में ही रह रहा है। सोचिए क्या मतलब बैलेंस के साथ मेंटेन करता है मॉलिक्यूल। और नॉर्मल लाइफ में थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ कि अलग ही हो जाओ, बेटर ऑप्शन है। तो हम लोग से समझदार तो मॉलिक्यूल है कि मैनेज करता है कि रिपल्सन को कैसे मिनिमाइज किया जाए क्या। और आजकल तो निपटा ही दिया जाता है। चलिए छोड़िए, आगे नहीं बोलेंगे। क्या लग रहा है इसका शेप, स्क्वायर, प्लानर? और ये आपका वेस्पर थ्योरी कंप्लीट हो गया। इससे आपके मैक्सिमम सवाल, तो इसमें वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को मिला करके वही सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने एक जगह आपको लिख करके दिया। बहुत होगा तो आपसे डायग्राम बनवा लेगा कि थोड़ा डायग्राम बना करके दिखाओ, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। तुम ले जाओ 8, 9, 10 तक इसी स्कूल वाले बैच में। बैच भी तो देखा करो कहाँ पढ़ा। ठीक है, कैसा होगा बताइए। पूछ रही है SOCl2 का कैसा बनेगा शेप, पिरामिड, अरे पिरामिडल शेप बनेगा ऐसा। SOCl2 का जवाब पूछा, S क्या होगा, कौन सा टाइप SOCl2? इसका मतलब है डबल बॉन्ड O, यहां पे Cl, यहां पे Cl, और ये रहा लोन पेयर, पिरामिडल शेप। और SO2Cl2 इसका कौन सा टाइप है? ये तो लिखते ही सर दिख रहा है AB4 है, और पता नहीं इसमें L होगा कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। क्या इसमें L आएगा? L आएगा ही नहीं। सल्फर का 6 और ये 2 कितने हो गए, 8/2 कितना हो गया, 4। ऑलरेडी 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई L नहीं आने वाला है। इसका मतलब सिंपल यहाँ क्या बनेगा, AB4। इसका मतलब है स्ट्रक्चर और शेप क्या होंगे, सिमिलर। तो ये बनेगा पूरा टेट्राहेड्रल। तो कैसा बनाएंगे इसको आप, SO2Cl2, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। बोलो हुआ क्लियर? ये कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 डायमेंशनल फिगर है ना, कहीं रखो, सब इक्विवेलेंट है। हुआ क्लियर? XeO3 का बताओ, XeO3 सब कुछ बताओ इसके बारे में, सब कुछ। मतलब आइए, सब कुछ का क्या मतलब होता है, आइए जितना सिखाया अब तक सब सवाल का जवाब देंगे। मिटाएं इसको, 6 नंबर स्टेरिक इस तरफ, राइट वाला हो गया सबका। चलिए क्या क्या आपको बताना है सुन लीजिए पहले। सबसे पहले आपको XeO3 का बताना है स्टेरिक नंबर, सबसे पहला आसान सवाल, स्टेरिक नंबर कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तीसरा सवाल इसमें बनेगा आपका, इसका शेप क्या होगा। उसके बाद चौथा होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और पांचवा होगा कि इसमें कितने, अरे रुको, कितने सारे पी पाई बॉन्ड बनेंगे, ये भी पढ़ाया है। और कितने इसमें डी पाई बॉन्ड बनेंगे। और लास्ट में आपको बताना है इसका डायग्राम क्या बनेगा। डायग्राम ड्रॉ करिए, बताइए इतना सब सवाल। पूरा बना के खत्म करिए इसको। चलिए ये सब नोट कर लिया आपने, SOCl2 हटा दें ये सब, एक का हो गया भाई, बाकी लोग
कुछ कुछ स्टार्ट करते हैं, पहला ही गलत हो गया तो आगे क्या बनाएंगे हम लोग। स्टेरिक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 मिला होगा, क्योंकि स्टेरिक नंबर में डोंट काउंट ऑक्सीजन, तो 1/8 यहाँ पे आएगा। कितना आया 4, तो स्टेरिक नंबर 4 हुआ, 4 के हिसाब से हो गया sp3। और इसका स्ट्रक्चर हमको मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल। रुकिए, इसमें एक और सवाल बनेगा, ये कौन से टाइप में जा रहा है, तो टाइप हो गया ये A, B, 3 और L। इसका मतलब इसका शेप क्या आएगा, पिरामिडल। तो पिरामिडल शेप की फ्रेमिंग कर लेते हैं, ऐसा कुछ होता है पिरामिडल का शेप। अब चूंकि ऑक्सीजन लगाया गया है तो डबल बॉन्ड, O यहाँ डबल बॉन्ड, O यहाँ डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर एक लोन पेयर, ये भी समझ में आ गया। अब चूंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है, sp3, तुम्हारे सारे p खर्च हो गए। इसका मतलब है जितने भी सारे तुमको पाई बॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो जितने भी पाई बॉन्ड वो D से बनेंगे, इससे P से, इसका भी D, इसका भी P, इसका D, इसका P, इसके बनेंगे P पाई बॉन्ड बनेंगे 0, और ये बनेंगे टोटल 3। ये सबसे पूछा था क्वेश्चन। और ये चैप्टर, ये सेक्शन खत्म हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट द डाइपोल मोमेंट। चलिए अब 2 मिनट का ब्रेक।